हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने विलेन टॉपिक डिस्कस किया था और आज उसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम था आपका विलेन। और आपको याद होगा मैंने कल विलेन की स्टार्टिंग में आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी और हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। आज आपको पढ़ना है सबसे पहले वाष्पदाब और राउल्ट का नियम। तो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाष्पदाब। वाष्पदाब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कंटेनर में एक लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड को हम यहाँ पर हीट करना शुरू करेंगे और जैसे हम हीट करेंगे तो उसकी बहुत सारी वेपर्स निकलती हैं। ये वेपर्स धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठी होती रहती हैं और जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है तो ये यहाँ पर कोलाइड करना माने कि टकराना शुरू कर देती हैं। जब इनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा ये कोलाइड करेंगी, टकराएंगी और टकराकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी और वो बड़ी ड्रॉप इस सरफेस पर आकर गिरेगी और गिरने से फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर लगेगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब यहाँ पर एक दाब लग रहा है। क्योंकि ये दाब जो है वो वाष्प ने डाला है, इसलिए इस दाब को हम वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको वाष्प दाब में याद रखनी है वो ये है कि ये वाष्प दाब टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे लिक्विड से बनने वाली वेपर्स की रेट और यहाँ पर वेपर्स के कंडेंस होकर वापस लिक्विड बनने की रेट माने कि स्पीड जो है वो बराबर हो। यानी कि यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जब यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो चुकी हो। आप ये चीज़ 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है और उसके अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर साम्यावस्था है। तो आपको यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर लिक्विड अपनी वेपर्स बना रहा है, यानी कि यहाँ चल रहा है आपका वेपराइजेशन। और फिर यहाँ पर देखिए वेपराइजेशन का मतलब वाष्पीकरण चल रहा है और फिर यहाँ पर देखिए ये कंडेंस हो रहा है। कंडेंस होकर किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, बड़ी बड़ी बूंदें बना रहा है, तो यानी यहाँ चल रहा है संघनन। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब लिक्विड के वाष्प बनाने की दर और वाष्पों के वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने की दर बराबर हो चुकी होगी, यानी कि स्पीड बराबर होगी, तो उस वक्त यहाँ साम्यावस्था होगी। और उसी वक्त इस लिक्विड से बनने वाली वेपर्स जो इस लिक्विड की सरफेस पर दाब डाल रही होंगी उस दाब को ही हम वाष्प दाब कहेंगे। वेरी सिंपल, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि वाष्प दाब लिखा हुआ है, यानी कि ये वो दाब है जो वाष्पें डालती हैं। किस पर डालेंगी? ये वाष्पें किसी द्रव द्वारा ही बनी होंगी, यानी कि किसी भी द्रव की वाष्पों द्वारा अपनी ही सतह पर डाला जाने वाला दाब जब साम्यावस्था हो उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, ये इस लिक्विड की वाष्पें बनेगी और ये वाष्पें लगातार ऊपर इकट्ठी होती रहेंगी और जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपस में कोलाइड करेंगी। कोलाइड करने का मतलब टकराएंगी और जब ये टकराएंगी तो एक बड़ी ड्रॉप बनेगी, यानी एक बूंद बन जाएगी और वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किधर आएगी? नीचे। और यहाँ पर एक फोर्स लगाएगी पर यूनिट एरिया, यानी F/A, और F/A आपका होता है प्रेशर। उसी प्रेशर को हम वाष्प दाब कहेंगे, राइट। लेकिन वाष्प दाब के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई कि यहाँ पर साम्यावस्था होनी चाहिए। साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि जितनी स्पीड से ये द्रव वाष्पें बना रहा है उतनी स्पीड से इन वाष्पों को संघनित होकर द्रव में आना होगा। ठीक है, तो अब डेफिनेशन अगर आप दोबारा इसको क्लियर करते हैं तो आप वाष्प दाब में फिर से देख लीजिए, यानी वाष्पों का दाब है। कौन सी वाष्पों का दाब है? किसी भी द्रव की वाष्पों द्वारा उसकी ही सतह पर, उसी द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, जब साम्यावस्था स्थापित हो चुकी हो तो उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब वाष्प दाब जनरली वर्ड हम ऐसे सभी द्रवों के लिए लगाएंगे जो वाष्पशील होते हैं, यानी कि जो वाष्प बनाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेट्रोल दे दिया, आप देखिए पेट्रोल कहीं पर रखा हुआ हो आसपास तो उसकी स्मेल आती है, डीजल रखा हुआ स्मेल आती है, केरोसिन ऑयल रखा हुआ हो स्मेल आती है। इसका मतलब ये सारे लिक्विड जो स्मेलिंग होते हैं ये वाष्प बनाते हैं, यानी इन सभी लिक्विड्स के लिए, इन सभी द्रवों के लिए हम वाष्प दाब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वाष्प दाब चूंकि आपका क्लियर हो चुका है तो अब हम आपको यहाँ पर पहले एक चीज़ बताएंगे कि अभी तक हमने एक सिंगल द्रव लिया था। सिंगल द्रव का मतलब केवल एक विलायक लिया था और अब हम चूंकि हम विलयन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसमें विलेय डालेंगे और जब हम इसमें विलेय डालेंगे
तो विलेय हमारे पास दो प्रकार के हो गए। विलेय जो होते हैं, जब भी आप किसी विलायक में डालेंगे, मान लीजिए ये आपका विलायक है, इस टॉपिक को अब क्लियर कर दीजिए, और ये आपके पास एक विलायक है और मैंने इसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये विलायक जो है वो आपका वाष्पशील है। और अब आपको दो चीज़ें पढ़नी है कि इस वाष्पशील विलायक के अंदर आप एक विलेय पदार्थ डालने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस विलेय पदार्थ को विलायक में डालेंगे, इस विलायक के अंदर डालेंगे, और ये आपका विलयन तैयार हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हम विलेय वाष्पशील लेते हैं, वाष्पशील का मतलब जो विलेय भी द्रव बनाता हो, सॉरी वाष्प बनाता हो, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने ऐसा विलेय जो खुद भी वाष्प बनाता हो, विलायक तो ऑलरेडी वाष्प बना ही रहा है, और अगर हमने जो विलेय डाला है वो भी वाष्प बना रहा है, तो आपके वाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ेगा? वाष्प दाब बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उतने का उतना ही रहेगा? तो आपको यहाँ बहुत क्लियर हो रहा होगा कि देखिए यहाँ पर विलायक का काम है वाष्पों को बनाना, और जो हमने विलेय डाला है वो भी वाष्प बना रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे ही इसमें वाष्पशील विलेय डाला जाएगा तो वाष्पों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत जल्दी यहाँ नंबर ऑफ वेपर्स यानी कि वाष्पों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जब वाष्पों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनमें टक्कर भी होगी, टक्कर जल्दी जल्दी होने की वजह से बहुत जल्दी ये वाष्पें जो है नीचे सरफेस पर आकर एक दाब डालेंगी। क्योंकि वाष्पों की संख्या ज़्यादा है तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आप विलेय डाल रहे हैं अगर वो वाष्पशील है, तो यानी कहने का मतलब वाष्पों की संख्या बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि वाष्पशील विलेय पदार्थ डालने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपकी सराउंडिंग में या आपकी क्लास में एक बच्चा और आपका कॉम्पिटिटर आ गया, वो भी पढ़ने वाला है, तो आप याद रखिएगा आपकी पढ़ाई की रेट जो है वो आपके पढ़ने की जो स्पीड है वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो यानी जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो उस जो टास्क होता है या वो जो वर्क होता है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, दोनों लोग वाष्पशील हैं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, और वैसे भी 2 और 2 मिल के 4 होते हैं। तो आप देखिए कि ये दोनों ने एक ही काम करना था, दोनों ने वाष्पें बनानी थी, तो वाष्पें ज़्यादा होने की वजह से वाष्प दाब भी ज़्यादा हो गया। लेकिन बिल्कुल अपोजिट अब आपको यहाँ पढ़ना है कि अगर हमने ये विलेय अवाष्पशील लिया होता तो क्या होता। नाम से ही पता चल रहा है कि ये अवाष्पशील है, यानी कि ये वाष्प नहीं बनाएगा। और अब आपको यहाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि ये विलेय पदार्थ, इसका ये कहना है कि ना मैं वाष्पें बनाऊंगा और ना ही मैं बनाने दूंगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो ये वाष्प नहीं बना रहा लेकिन विलायक बना रहा है, इसलिए वाष्प दाब उतना ही रहेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर वाष्प दाब बिल्कुल उतना नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। उसकी वजह ये है, हाँ ये बात आपको यहाँ बिल्कुल याद रखनी है कि यहाँ वाष्प दाब के लिए जिम्मेदार केवल और केवल विलायक है, विलेय का कोई रोल नहीं है। लेकिन विलेय की वजह से थोड़ा सा वाष्प दाब कम हो जाएगा। और इस वाष्प दाब के कम होने की वजह क्या है कि जैसे ही आप इस द्रव के अंदर अवाष्पशील विलेय डालेंगे तो वो जगह घेर लेगा। आपको मालूम है वो कुछ सतह जो है वो कवर कर लेगा, और जब वो सतह कवर कर लेगा आपको तो मालूम है जब आप अपने इसको गर्म करेंगे विलयन को, तो जो वाष्पें विलायक बनाता था, जिनको स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, वो तो निकल जाएंगी। लेकिन कुछ वाष्पें ऐसे भी होंगी जो बनेंगी लेकिन ऊपर की तरफ आने वाले अवाष्पशील विलेय पदार्थ से टकराकर वापस नीचे आ जाएंगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ की वजह से वाष्पों की संख्या यहाँ पर कम होने वाली है? और जब यहाँ पर वाष्पों की संख्या कम हो जाएगी, वो दूर दूर होंगी, तो उनमें टक्कर की संभावना भी कम हो जाएगी। और जब उनमें टक्कर कम होगी तो आप जानते हैं टक्कर कम होने की वजह से वो नीचे भी नहीं आएंगी जल्दी, और जब जल्दी नीचे नहीं आएंगी, ज़्यादा नंबर में नीचे नहीं आएंगी, तो यहाँ पर आरोपित होने वाला दाब भी कम होगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वाष्पशील विलेय डालने से यहाँ पर लगने वाला जो दाब है यानी कि वाष्प दाब है वो कम हो गया है। ठीक है, तो अब ये दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि वाष्पशील जो होता है विलेय पदार्थ वो विलायक के साथ वाष्पें बनाता है, इसलिए काम और जल्दी और ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। लेकिन जो आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है वो वाष्पें बनाना पसंद नहीं करता, और उसके वाष्पें ना बनाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो लगने वाला वाष्प दाब है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। आपको ये 3 बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, वाष्प दाब और
डाले जाने वाले विलेय से वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपको पढ़ना है राउल्ट का नियम। राउल्ट के आपके सिलेबस के अंदर 2 नियम हैं। एक है अगर हम विलेय पदार्थ वाष्पशील लेते हैं उसके लिए, और एक तब हम राउल्ट का नियम लगाएंगे जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालेंगे। तो सबसे पहले आज हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे ऐसे विलयनों के लिए जिनमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, हम यहाँ पर 2 घटक लेने वाले हैं और इन दोनों घटकों में दोनों ही घटक आपके जो हैं वो वाष्पशील होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम देखना होगा राउल्ट के नियम का, और आप देखिए पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट का नियम। आप इस राउल्ट के नियम में देखिए ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में आप इधर से एक घटक A डाल रहे हैं और इधर से एक घटक B डाल रहे हैं। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि घटक A आपके जो है वो विलायक का काम कर रहा है और घटक B जो है वो विलेय का काम कर रहा है। और मैं आपको ब्रैकेट में बता देना चाहती हूँ कि ये वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लगाया जा रहा है राउल्ट का नियम। तो जब वाष्पशील, दोनों ही वाष्पशील हैं, यदि विलायक तो वाष्पशील था ही, विलेय भी वाष्पशील है, तो जैसे ही आप इधर से दोनों का मिक्सचर डालोगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। इस जो ये मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, इसमें इस लाइन पर आपको वाष्प दाब दिखाना है, और वो भी कैसा वाष्प दाब होगा, शुद्ध वाष्प दाब होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर वाष्प दाब शुद्ध कैसे आएगा। ये देखिए, ये जो नॉट साइन है, ये नॉट जो है प्योरिटी का यानी कि शुद्धता का निशान है। तो पी नॉट जहाँ कहीं भी आपके बुक में लिखा होगा वो शुद्ध वाष्प दाब को मेंशन करेगा। आप देखिए जैसे ही आपने ए डाला तो मोल प्रभाज, आपको मैंने कल पढ़ाया था एक्स जो होता है वो सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। और मैंने आपसे कहा था राउल्ट जब भी अपने नियमों को एक्सप्लेन करेगा तो उसने सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधि ली थी वो मोल प्रभाज ही ली थी। तो उसके नियम में हम जब भी चाहे पहला नियम पढ़ रहे हैं चाहे दूसरा नियम पढ़ेंगे उसमें मोल प्रभाज का इस्तेमाल होगा। तो सबसे मेन चीज़ आप ये पढ़िए, जैसे ही आपने इसमें ए डाला तो इधर ए प्योर ए है आपके पास, यानी कहने का मतलब एक्स ए मोल के जो ए के मोल प्रभाज हैं वो आपके पास इधर 100% है, और इधर से आप बी डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इधर बी के जो मोल प्रभाज होंगे वो 100% होंगे। चूंकि इधर हमने बी नहीं डाला तो इधर आप 2 मिनट के लिए एज्यूम करिए कि एक्स बी 0% है, और इधर आपने बी डाला था और एक्स ए नहीं डाला तो इसलिए इसे एक्स ए की वैल्यू 0% है। बट आपको पता होना चाहिए ये दोनों लिक्विड हैं, डालने के बाद इनमें फ्लूइडिटी होती है, यानी कहने का मतलब है बहने का गुण होता है। तो गुण से पहले आप एक बात जान लीजिए, चूंकि आपने जैसे ही ए डाला तो यहाँ पर शुद्ध ए है आपके पास, जो शुद्ध ए है तो इस लाइन पर आपके पास जो दाब होगा वो शुद्ध वाष्प दाब होगा। तो क्या मैं इसको पी नॉट ए लिख सकती हूँ? बिल्कुल ऐसे ही जो ये वाली लाइन है यहाँ पर जो दाब होगा वो बी का शुद्ध दाब होगा, यानी कि इसे मैं पी नॉट बी लिख सकती हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करना है कि इस बी को मैंने ए से थोड़ा नीचे बनाया, आप चाहें तो इसे ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी 2 लिक्विड के वाष्प दाब कभी भी बराबर नहीं होते। तो इसलिए आपको इसको चाहे आप ऊपर बना लीजिए चाहे नीचे, क्योंकि हमने एक जनरल लिक्विड लिया, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना रखना है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा नीचे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी 2 डिफरेंट या भिन्न लिक्विड जो होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनके वाष्प दाब बराबर नहीं होते। तो अब जैसे ही ये वाले जो दाब हैं ये प्योर हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ प्योरिटी आपको दिख रही है 100%, लेकिन जब ये एक दूसरे में मिक्स होंगे तो देखिए जैसे ए जो है वो बी की तरफ मिक्स होना शुरू हो गया। तो अब जब मिक्स हो गया तो कल ही हमने आपको वर्ड बताया था कि जब एक ही कंटेनर में 2 चीज़ें होती हैं तो हम शुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे केस में हम आंशिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहाँ पर जो दाब होगा, देखिए हमने प्योरिटी का साइन हटा दिया, इसका मतलब यहाँ जो दाब है वो आंशिक दाब है, और वो आंशिक दाब कैसे निकाला जाएगा ये मैं नहीं, रॉड्स बताएंगे। तो राउल्ट का नियम हम तब पढ़ेंगे जब हम इस आंशिक दाब का कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, बी जो है वो ए में मिक्स हो रहा है, और जब ये बी ए में मिक्स होगा तो यहाँ पर भी जो दाब आएगा वो दाब जो होगा आपका आंशिक होगा, क्योंकि बी में ए मिक्स हो गया है। तो आप याद रखिए इनकी जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट साइड है यहाँ पर इनके शुद्ध दाब हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज 100 है, लेकिन जब ये एक दूसरे में मिक्स होंगे तो ये दाब शुद्ध ना होकर आंशिक हो जाएंगे। कल ये बात क्लियर हो चुकी है कि जैसे मान लीजिए एक घर में एक ही बंदा रहता है, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि ये घर प्योर मेरा है, इसमें कोई और बंदा नहीं रहता। तो आप जानते हैं मेरे
यहाँ पर रहने से इस घर के ऊपर प्योरिटी का टैग लगा सकती हूँ मैं कि ये घर प्योर मेरा है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे साथ कोई एक पार्टनर भी रह रहा है, मान लीजिए कोई भी, मैं ए हूँ और वो बी है, तो आप याद रखिए कि ये घर प्योर मेरा नहीं है, ये आंशिक मेरा और आंशिक उसका। तो जब भी हमारे किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, एक से ज़्यादा घटक होते हैं, तो हम शुद्ध शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं और हम आंशिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बीच में लगने वाले दाब आंशिक हैं और इन साइडों में चूंकि 100% मोल प्रभाज हैं, तो यहाँ पर शुद्ध दाब हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अब याद रखनी है कि इस आंशिक दाब को राउल्ट ने कैसे कैलकुलेट किया। राउल्ट का ये कहना था कि ये जो आंशिक दाब होता है, ये प्योर दाब और उसी द्रव का प्योर दाब ले लीजिए और उसका मोल प्रभाज ले लीजिए और उसका गुणनफल निकाल लीजिए, तो आपको आंशिक दाब मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको राउल्ट ने जो पार्शियल दाब हैं यानी आंशिक दाब हैं, इनको निकालने का तरीका बताया। उसने बोला आपको प्योर दाब तो आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का दाब मापी से, और आप दाब मापी से जैसे ही प्योर दाब निकालेंगे, इन प्योर दाब को उनके मोल प्रभाजों से गुणा कर दीजिए और आपको उनके आंशिक दाब मिल जाएंगे। जैसे ए का आंशिक दाब आपका क्या हो गया, ए का प्योर माने शुद्ध दाब इंटू ए का मोल प्रभाज, वैसे ही बी का जो आंशिक दाब होगा वो बी का शुद्ध दाब और बी के मोल प्रभाज के बराबर होगा। और याद रखिए चूंकि बर्तन में 2 लोग हैं, तो बर्तन के ऊपर कुछ जो दाब लग रहा है वो टोटल दाब है और उस टोटल दाब को हम पी टोटल से इंडिकेट करेंगे। यानी कि ये रहा आपका पी टोटल, और पी टोटल किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम बर्तन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो पी टोटल हमारा पीए और पीवी पर डिपेंड करेगा। बट ये पीए पीवी प्योर नहीं होंगे क्योंकि हम बर्तन के अंदर बात कर रहे हैं और दोनों लोग मिक्स हो चुके हैं, दोनों की वाष्पें हैं अपनी, और आपको